हेलो एंड नमस्ते सभी बच्चों को। तो आज हम क्लास 12th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, सोल्यूशन, और उसका भी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम कवर करेंगे जिसका नाम क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है। और एक चीज है, जो दो बेसिक लॉज है जो इस चैप्टर में बार बार बच्चों को सुनने को मिलते हैं, वो कौन कौन से हैं, हेनरी लॉ और राउल्स लॉ। तो ये दोनों टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे। सब उससे पहले हम क्या करते हैं, ये समझते हैं कि सोल्यूशन क्या होता है और सोल्यूशन किस चीजों से बना होता है। ठीक है। अब देखो, जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन दो चीजों से बना होता है, एक होता है सल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है, सल्यूट और सॉल्वेंट। अब जैसे कि अगर हम नींबू पानी बनाने जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसमें पहले दो मेन चीज लेते हैं, पानी एक ग्लास और उसमें चीनी मिलाते हैं। ठीक है। या अगर हम ग्लूकोन डी बनाना चाह रहे हैं तो हम क्या करते हैं, पानी लेते हैं और उसमें मिलाते क्या, ग्लूकोन डी। तो ग्लूकोन डी हम क्या करते हैं, हम हमेशा उसको 1 या 2 चम्मच लेते हैं और पानी हम क्या करते हैं, 1 ग्लास या एक जार ले रहे हैं। ठीक है। तो आप कंपेयर करो दोनों के कंसंट्रेशंस कितने हैं, मतलब दोनों की क्वांटिटी कितनी है। ग्लूकोन डी 1 या 2 चम्मच या 3 चम्मच होगा और उसके कंपैरिजन पानी जो है वो हमेशा ज्यादा होता है। तो जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। समझ आया। तो सॉल्वेंट हमेशा क्या होता है, मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन क्या कहलाता है, मेजॉरिटी पार्ट ऑफ सोल्यूशन क्या कहलाता है, हमारा सॉल्वेंट। और जो माइनॉरिटी होता है, जो कि हमारा ग्लूकोन डी था, वो हमारा क्या कहलाता है, सल्यूट। ठीक है। तो ये बात समझ आ गई। अब इस चैप्टर में जो हम आज टॉपिक पढ़ रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, इसमें हमारा जो गैस है वो हमारा क्या है, सल्यूट है। समझ आया। और जो हमारा सॉल्वेंट है वो हमारा कौन सा है, लिक्विड है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो अब जैसे अगर मैं ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ तो उससे पहले मैं 1-2 एग्जांपल समझा देती हूँ। जैसे कि अगर हम ओशंस या सी देखते हैं तो वहां पे जो पानी में मछलियां ये सब क्यों जिंदा है, बिकॉज उसमें ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व है। या तो जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, जो टेस्ट होता है, जितने भी बीवरेजेस होते हैं उन सब में टेस्ट किसकी वजह से होता है, क्योंकि उसमें कोल्ड ड्रिंक में CO2 डिसॉल्व होता है। अब CO2 भी क्या है, गैस है। ठीक है। तो यही चीज है जिसको हम डीप स्टडी करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी को लिक्विड में बढ़ा देते हैं। सबसे पहले हम इस चीज को कवर करेंगे, फिर हम हेनरीज लॉ पे पहुंचेंगे। तो फैक्टर्स में सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के जो सब फैक्टर्स है, उनमें से सबसे पहला फैक्टर होता है नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे कि वी एज अ ह्यूमन, अगर हम भी क्या करते हैं, किसी से फ्रेंडशिप करते हैं तो हम किसको फ्रेंड्स बनाते हैं, जो हमारे नेचर का होता है। ठीक है, ना कि ऑपोजिट वालों को। तो सेम यही चीज है, अगर गैस किसी लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है तो वो ये देखता है कि जैसा नेचर गैस का होगा वो वैसे ही लिक्विड्स के साथ डिसॉल्व होता है। जैसे कि पोलर डिसॉल्व पोलर एंड नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है। या फिर इसे शॉर्ट में बोल सकते हो, लाइक डिसॉल्व लाइक एंड अनलाइक डिसॉल्व लाइक। ये एक सिंपल छोटा फ्रेज बोल सकते हैं। ठीक है। तो नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट में हम क्या बोल सकते हैं, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास गैस पोलर है तो सॉल्वेंट भी कैसा होना चाहिए, पोलर। जैसे कि अगर HCl है, HCl गैस कैसा होता है, H पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, तो ये किस में डिसॉल्व करता है, वाटर में डिसॉल्व करेगा। समझ आइए, किस में डिसॉल्व होगा, डिसॉल्व इन वाटर, बिकॉज वाटर का नेचर भी कैसा होता है, वाटर भी कैसा होता है, पोलर ना। इस पे पार्शियल नेगेटिव और इन पे कैसा होता है, पार्शियल पॉजिटिव। तो HCl कैसा गैस है, पोलर। वाटर कैसा है, पोलर। तो पोलर में डिसॉल्व करेगा। ठीक है। और वाटर में ना, जैसे कि अगर तुम समझना चाहो, H2, N2, Cl2, ये सारे के सारे क्या होगा, नॉन पोलर। तो ये नॉन पोलर गैसेस होते हैं, तो ये इतना नहीं डिसॉल्व करते वाटर में जितना पोलर गैसेस डिसॉल्व होंगे। अब तुम्हारे दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि अगर ऐसा है तो फिर वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो कैसे है। तो देखो, पानी में ऑक्सीजन उतना ही है जितना डिजायर्ड या रिक्वायर्ड है सर्वाइवल के लिए। समझ आया। तो ऑक्सीजन का जो लेवल होता है पानी में वो इतना नहीं डिसॉल्व होता है, सिर्फ उतना है जितने से एक्वेटिक लाइफ सस्टेन कर सके। ठीक है। तो पहला ये टॉपिक फैक्टर समझ आ गया। अब हम दूसरा फैक्टर पढ़ेंगे और वो दूसरा फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। ठीक है। मतलब बेसिकली आपको फैक्टर्स में 3 फैक्टर्स है जो मेन पढ़ने हैं,
सॉल्युबिलिटी के लिए। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा है टेम्परेचर एंड तीसरा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। और इफेक्ट ऑफ प्रेशर पे ही हेनरी लॉ आया है, ठीक है। तो टेम्परेचर समझते हैं। अब टेम्परेचर को समझने के लिए सबसे पहले तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूं। जैसे कि अगर बीवरेजेस होते हैं, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो ऑप्शंस तुम्हारे पास है, तुम ठंडी कोल्ड ड्रिंक पियोगी कि गर्म। ऑब्वियस ही बात है, सारे लोग कैसा कोल्ड ड्रिंक पीना चाहते हैं, ठंडी। अब ऐसा क्यों? ठंडे में टेस्ट ज्यादा होता है। अब टेस्ट किसकी वजह से होता है? क्योंकि उसमें CO2 ज्यादा डिजोल्व है। समझ आया? तो इसका मतलब क्या हम ये बोल सकते हैं कि टेम्परेचर जितना कम रहेगा, टेम्परेचर जितना कम रहता है, गैस की जो सॉल्युबिलिटी है, गैस सॉल्युबिलिटी उतना ज्यादा होता है लिक्विड्स में। समझ आया? तो ये तो मैंने एक बेसिक एग्जांपल के थ्रू समझाया। अब चाहो तो इसे मैं एक थर्मोडायनेमिक इक्वेशन से भी समझा सकती हूँ, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल डेली लाइफ से हमने समझ ली कि आप टेम्परेचर जितना कम रखोगे, कोई भी गैस एक पर्टिकुलर लिक्विड में उतना ज्यादा डिसॉल्व करेगी, ठीक। अब चीज समझो थर्मोडायनेमिक इक्वेशन से, कोई भी लिक्विड में जब गैस डिसॉल्व करके सोल्यूशन बनाती है तो हमेशा एनर्जी लिबरेट होता है। समझ आया? क्या बोला मैंने? हमेशा उसमें क्या होता है, उस प्रोसेस में एनर्जी लिबरेट होगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम एक ये कंटेनर लेते हैं और इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये ढका हुआ है कंटेनर और ये एक पर्टिकुलर लिक्विड है। अब हम इस लिक्विड में इस गैस को क्या करना चाह रहे हैं, डिसॉल्व करना चाह रहे हैं, ठीक। तो हमेशा क्या होता है ना, यहाँ पे एनर्जी लिबरेट हो रही है, ठीक है। अब अगर एनर्जी लिबरेट हो रही है तो समझो इस चीज को, इसका डेल्टा H क्या होगा, इसका डेल्टा H नेगेटिव होगा। और अगर मैं बोलूं कि इसका डेल्टा S क्या होगा, एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। तो गैस अगर लिक्विड में डिसॉल्व नहीं है तो गैसेस के मॉलिक्यूल फ्री है, दूर दूर है, तो उसकी रैंडमनेस ज्यादा मतलब डेल्टा S पॉजिटिव होता है। बट मोमेंट वो लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है तो लिक्विड में जाना मतलब उसके पार्टिकल जब थोड़े बंध जाएंगे ना तो इसकी एंट्रोपी क्या होती है, घटती है। तो इसका एंट्रोपी भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक। ये दो पॉइंट को बिल्कुल दिमाग में घुसा लो। अब मैं एक इक्वेशन बता रही हूँ, डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ठीक है। ये इक्वेशन को याद रखो। और एक बात समझो, हमने ये चीज़ पढ़ी है कि अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होना चाहता है तो उसका डेल्टा G हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। फॉर रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस उसका डेल्टा G हमेशा क्या हो, नेगेटिव। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम इस इक्वेशन में डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, अब इसमें अगर मैं डेल्टा H की वैल्यू रखूँ तो ये है नेगेटिव, और डेल्टा S की भी मैं अगर वैल्यू रखूँ तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, T डेल्टा S आ गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमें मेन चीज़ ये समझनी है कि देखो, अगर डेल्टा G को तुम्हें नेगेटिव लाना है, अगर तुम्हें डेल्टा G को नेगेटिव लाना है तो खुद सोचो, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव होगी, मोर पॉजिटिव। अब अगर ये मोर पॉजिटिव होगा तो डेल्टा G भी तो पॉजिटिव ही आएगा ना, समझ रहे हो। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो T डेल्टा S पॉजिटिव होगा तो डेल्टा G भी की वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव निकल के आएगी। तो रिएक्शन तो नॉन स्पॉन्टेनियस हुआ। अब अगर तुम्हें गैस को डिसॉल्व कराना है तो एक बार टेम्परेचर कम रखो, तो अगर टेम्परेचर कम रखोगे तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, ये कम आएगी, T डेल्टा S, ये वैल्यू जो पॉजिटिव थी ये कम होगी। अब अगर ये कम होगी तो ये डेल्टा G पूरी क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी ना। और डेल्टा G नेगेटिव होने का मतलब क्या है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है मतलब कि गैस लिक्विड में डिसॉल्व होना चाहता है। तो ये कब होना चाहता है, जब टेम्परेचर क्या रखना है तुम्हें, कम। समझ आया? तो थर्मोडायनेमिक से भी मैंने समझा दिया है कि व्हेन टेम्परेचर इज लो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ऑलवेज इंक्रीजेस। तो अब हम तीसरा फैक्टर समझेंगे और वो फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में समझने के लिए, ठीक है। और वो फैक्टर क्या है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, और इफेक्ट ऑफ प्रेशर ही मतलब हेनरी लॉ इफेक्ट ऑफ प्रेशर को ही समझा रहा है और कुछ नहीं है। तो मेनली हम यहाँ पे किसको कवर करेंगे, हेनरी लॉ को, ठीक।
अब उससे पहले हम बेसिक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक। जैसे कि अगर कोल्ड ड्रिंक की बॉटल अगर कभी भी देखो तो जब आप 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बॉटल पीते हो उससे पहले जब आप कैप खोलते हो तो होता क्या है, उसमें से एक आवाज निकलती है। तो ये जो आवाज है ये किसकी होती है, ये जब गैस जो है, जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल होगी ना, जब तुम उसे हाथ में लेते हो तो देखा होगा काफी थोड़ी टाइट भी होती है। क्यों? बिकॉज हम उस पर्टिकुलर लिक्विड में क्या करते हैं, गैस को डिसॉल्व करते हैं, वो भी हाई प्रेशर पे, समझ आए। और जब हम कैप खोलते हैं तो प्रेशर क्या हुआ, अब वो हाई प्रेशर से नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आता है। तो इस वजह से वो गैस जो रिलीज होती है ना, तब वो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इसका मतलब कोल्ड ड्रिंक में या किसी भी लिक्विड में अगर आप गैस को डिसॉल्व करना चाहते हो तो आपको प्रेशर हमेशा क्या रखना पड़ेगा, हाई प्रेशर। मतलब मोर द प्रेशर मोर विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर गैस इन एनी पर्टिकुलर लिक्विड। बस यही स्टेटमेंट है हेनरी लॉ। क्या बोला मैंने कि आप जितना ज्यादा प्रेशर रखोगे, सॉल्युबिलिटी जो है किसी भी गैस की लिक्विड में वो उतनी बढ़ेगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड वो उतनी बढ़ेगी। यही तो है हेनरी लॉ, बस और कुछ नहीं है। और फिर बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या है कि प्रेशर, मतलब जिस गैस का पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा उस गैस की सॉल्युबिलिटी उस पर्टिकुलर लिक्विड में उतनी ज्यादा होगी, ठीक। तो आप जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी क्या होगी, लिक्विड में बढ़ेगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होगी, बढ़ेगी। ये पार्शियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसी चीज को तो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या था हेनरी लॉ में, बस एक चीज है कि उन्होंने, अब जैसे देखो सॉल्युबिलिटी क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में कितना अमाउंट ऑफ सल्यूट डिसॉल्व है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं, जैसे कि मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। देन कुछ छोटे कंसंट्रेशन टर्म्स भी होते हैं, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, देन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, पीपीएम, ठीक है। तो अब क्या है, हेनरी ने ये जो सॉल्युबिलिटी टर्म है ना, इसको पर्टिकुलरली एक कंसंट्रेशन टर्म से रिप्लेस कर दिया और वो हमारा क्या था, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो चाहे मोल फ्रैक्शन सुनने को मिले चाहे सॉल्युबिलिटी सुनने को मिले, बात एक ही चीज है। तो क्या बोला मैंने कि जिस गैस के पार्शियल प्रेशर या जिस गैस का प्रेशर जितना ज्यादा होगा उस गैस के मोल के फ्रैक्शन उस पर्टिकुलर लिक्विड में उतने ज्यादा होंगे। इसका मतलब डेफिनेटली अगर वो गैस पर्टिकुलर लिक्विड में ज्यादा है तो इसका मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है ना। तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेनरी कांस्टेंट। तो ये है, यही जो पर्टिकुलर इक्वेशन है ना, यही हमारा कौन सा क्या है, हेनरी लॉ का एक्सप्रेशन है, ठीक है। यही है हमारा हेनरीज लॉ। अब एक चीज समझो, यहाँ पे जो ये KH है जो कांस्टेंट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेनरी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं हम, हेनरीज कांस्टेंट। अच्छा, अब तुम्हारे दिमाग में, तुम सबके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, क्या हेनरी लॉ सभी गैसेस के लिए सेम होता है या वो बदलता है? अगर बदलता है तो कैसे बदलता है, ठीक। तो एक चीज समझो, मैं एक रिलेशन तुम लोग को अभी समझाती हूँ। अगर हम टेम्परेचर का रिलेशन देखें तो अभी जस्ट मैंने सेकंड फैक्टर में समझाया था कि आप टेम्परेचर जितना कम रखोगे गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। टेम्परेचर कम, सॉल्युबिलिटी ज्यादा। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होगी, ज्यादा। यही तो बोला अभी मैंने। तो अगर देखा जाए, अब उस चीज को बिल्कुल ध्यान से देखना, और मैं यहां पे एक चीज समझा रही हूं, ठीक है। क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकती हूँ, KH इज इक्वल्स टू P अपॉन क्या होगा, X, है ना। ये X को मैं जरा सॉल्युबिलिटी से रिप्लेस कर दूं, ठीक। तो यहां पे अगर रिलेशन देखो KH और सॉल्युबिलिटी की, तो जब KH बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगा, यही तो दिख रहा है। इसका मतलब टेम्परेचर की जो सॉल्युबिलिटी से रिलेशन है और KH की जो सॉल्युबिलिटी से रिलेशन है वो कुछ एक जैसी नहीं दिख रही है। मतलब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी घटेगी, यहाँ पे भी एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी घटेगी। तो क्या मैं यहाँ से ये कंक्लूड कर सकती हूँ कि जैसे तो टेम्परेचर
और KH का डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो किसी पर्टिकुलर गैस का हेनरी कांस्टेंट भी बढ़ता है, और अगर KH बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी उस पर्टिकुलर गैस की एक पर्टिकुलर लिक्विड में घटती है। समझ आया क्या बोला मैंने? कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH भी बढ़ेगा, और KH बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर गैस इन गिवन लिक्विड वो क्या होगा? कम होगा। समझ आया? तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो हेनरी कांस्टेंट गैस का क्या होता है? बदलता है। और अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो उस गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी, टेम्परेचर घटाओगे तो KH वैल्यू भी घटेगा और उस गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। समझ आया? तो हेनरी लॉ बहुत इजी था, आई होप समझ आया होगा। अब हम समझेंगे राउल्स लॉ। ठीक है, अब राउल्स लॉ को समझने के लिए कुछ चीजें हैं जो हमें पहले समझनी होती है, और वो चीज क्या है? वेपर प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और वेपर प्रेशर को पहले हम अच्छे से समझ लेते हैं तो राउल्स लॉ बहुत इजी है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर इस चीज को अगर समझना है ना, तो वैसे तो हम इसे बाय द स्टेटमेंट ही समझ सकते हैं। जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके नाम से ही बहुत हद तक चीजें समझ आती है। ठीक है, बट उससे पहले मैं एक चीज है जो समझाना चाहती हूँ। ठीक, चलो मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। द प्रेशर exerted by the vapors on the surface of liquid and walls of container at liquid vapor equilibrium। ठीक है, अब ये मैंने स्टेटमेंट क्या बोला, मैं इस चीज को समझाती हूँ। ठीक है, जैसे वेपर प्रेशर क्या होता है? जब आप लिक्विड लिए उसको आपने क्या किया? बॉईल करना शुरू किया। ठीक है, तो वो क्या बनता है? या बॉईल नहीं भी कर रहे हो या कुछ टाइम तक अगर छोड़ दो तो होता क्या है कि वेपर्स बनने लगते हैं। जब लिक्विड वेपर्स बना लेता है तो वही वेपर्स के मॉलिक्यूल लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं लिक्विड के सरफेस पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पे ना जो मेन समझने वाली चीज है वो ये है कि लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम क्या है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम मैं आपसे क्या समझाना चाह रही हूँ। तो इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं पहले। ठीक है, जैसे कि हमने ये कंटेनर लिया, इसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, अभी कोई वेपर नहीं बने हैं। ठीक है, बट यहाँ पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। एक मॉलिक्यूल जो सरफेस पे प्रेजेंट है और एक मॉलिक्यूल जो लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है। तो जो लिक्विड के अंदर प्रेजेंट होता है ना बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं बल्क मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? बल्क मॉलिक्यूल। और जो यहाँ पे जो सरफेस पे प्रेजेंट है मॉलिक्यूल, इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस मॉलिक्यूल। क्या बोलोगे? सरफेस मॉलिक्यूल। ठीक, अब देखो जो बल्क मॉलिक्यूल होता है ना, उस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर जगह से लग रहा होता है, मतलब वो जिम्मेदारियों से बंधा हुआ इंसान है। ठीक, उसको क्या करते हैं? अब मॉलिक्यूल्स के आसपास और भी तो मॉलिक्यूल्स है, तो वो बाकी हर मॉलिक्यूल से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करता है, जिसकी वजह से मतलब वो कुछ चाह भी रहा है अगर करने को तो वो कर नहीं पाता, बिकॉज उसको जिम्मेदारियों ने इतना घेर रखा है। ठीक है, तो होता क्या? बल्क मॉलिक्यूल सारे मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करता है। कोई इधर से खींच रहा है तो कोई उधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, मतलब जिसके वजह से वो कभी जो उसका सपना होता है सरफेस मॉलिक्यूल बनने का, वो कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाता। मतलब करेगा बट कुछ टाइम बाद। ठीक, अब सरफेस मॉलिक्यूल क्या होता है? वो चिल्ड है, उसके ऊपर क्या है कि इतना नहीं है, मतलब इतना प्रेशर नहीं होता, मतलब उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर लग भी रहा है ना बाकी मॉलिक्यूल से, तो सिर्फ वो है जो उसके आसपास और नीचे की तरफ है, ऊपर तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये इस टाइप के मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस मॉलिक्यूल। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि बल्क मॉलिक्यूल पे जो एफ नेट होता है वो कितना होता है? 0, मतलब नेट फोर्स उस पर कितना लग रहा है? 0। बट इस पे क्या नेट फोर्स 0 लग रहा है? नहीं ना, इस पे तो नेट फोर्स 0 नहीं है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसमें एफ नेट इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक,
अब होता क्या है, तो अगर एफ नेट 0 नहीं है और अगर कोई ऐसे भी पूछे, अगर मैं पूछूं कि इस पे नेट फोर्स किधर की डायरेक्शन पे लग रहा है, तो तुम क्या बोलोगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ऑब्वियसली मैम की बात है मैम, दिख रहा है, बट ऐसा क्यों नहीं है कि उसके ऊपर अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मतलब मॉलिक्यूल्स नीचे वाले खींच रहे तो उसको तो नीचे चले जाना चाहिए, ठीक है, बट ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा रीजन है, इसलिए नहीं होता बिकॉज इसके पास एक एनर्जी होती है, रेजिडुअल एनर्जी, जो इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करने देती है, ठीक है। ये चीज, इतनी बात समझ आई। अब ये सरफेस मॉलिक्यूल्स ही होते हैं जिनकी टेंडेंसी क्या होती है, वेपर्स बनाने की। क्या बोला मैंने, यही सरफेस मॉलिक्यूल्स होती है जिनके पास क्या होता है, टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर मॉलिक्यूल्स, ठीक। अब होता क्या है कि अगर इन मॉलिक्यूल्स में आपस में कोलिजन स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो अगर मॉलिक्यूल्स में कोलिजन स्टार्ट होगा तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये सब क्या करें, टकराएंगे इस मॉलिक्यूल से और अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। तो अब इस सरफेस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी आ गई है। अब अगर एनर्जी आई है तो वो अपने लिक्विड के सरफेस को क्या करता है, छोड़ देता है, और लिक्विड के सरफेस को छोड़ेगा तो क्या हो रहा है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम एक स्पेशल नाम देते हैं जिसका नाम क्या है, इवेपोरेशन। समझ आया। तो होगा क्या, यहाँ पे इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, मान लो कि इवेपोरेशन चल रहा है चलता जा रहा है, ठीक। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो अब वेपर्स बन चुके हैं, मैं ये कहानी समझा रही हूँ, ठीक है। तो अब जब मॉलिक्यूल्स, पहले कौन सा फिनोमिना होता है, पहले इवेपोरेशन हो रहा है, और कंडेंसेशन हम यहाँ पे नहीं कह सकते यहाँ पे कंडेंसेशन हो रहा है। कंडेंसेशन कुछ देर बाद शुरू होता है, जब यहाँ पे वेपर के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। अब जब ऊपर भी भीड़ बढ़ जाएगी तो आपस में क्या होगी, टकरार शुरू होगी। तो क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स की अब टकराने से क्या होगी, जो वो एनर्जी उनकी है आपस में वो क्या हो जाती है, वो डाउन हो जाएगी। अब एनर्जी कम हो जाएगी तो वेपर्स के मॉलिक्यूल्स, क्योंकि भाई यहाँ पे कंटेनर क्लोज है तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वापस कंडेंस होना शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, वो कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। समझ आया। तो क्या हुआ, पहले इवेपोरेशन होता है, जब ऊपर मॉलिक्यूल्स का नंबर अच्छा खासा हो जाता है तो उनमें कोलिजन के वजह से मॉलिक्यूल्स वापस वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होने लगते हैं, जिसके वजह से अब कंडेंसेशन हो गया, ठीक है। अब एक चीज समझो, अगर मैं रेट और टाइम के बीच में एक ग्राफ बनाना चाहूँ, रेट और टाइम के बीच में अगर ग्राफ बनाना चाहूँ, तो एक बात हमेशा याद रखना, इवेपोरेशन की जो लाइन होती है वो हमेशा ऐसे बनेगी। अब ऐसा क्यों, तुम्हारे दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि इवेपोरेशन का लाइन हमने कांस्टेंट क्यों बनाया, क्या इवेपोरेशन कांस्टेंट है, तो डेफिनेटली क्या बोलोगे, हाँ। अब ऐसा रीजन क्या है, देखो इवेपोरेशन क्यों कांस्टेंट है, यहाँ पे इवेपोरेशन कांस्टेंट क्यों है, तो कंटेनर को तो आपने क्लोज रखा है। अब अगर कंटेनर क्लोज रखा हुआ है तो इवेपोरेशन कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, इन सब चीजों पे। तो अगर कंटेनर क्लोज है तो ये सारे फैक्टर्स तो इवेपोरेशन को इफेक्ट ही नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली इवेपोरेशन टाइम के साथ क्या होगा, कांस्टेंट होगा। समझ आया। बट क्या हम ये बोलेंगे कि कंडेंसेशन भी कांस्टेंट है, तो डेफिनेटली नहीं। अब इसका रीजन क्या है कि कंडेंसेशन ना शुरुआत से नहीं स्टार्ट होता है, वो कुछ देर बाद शुरू होता है, जब ऊपर मॉलिक्यूल्स बनने शुरू हो जाते हैं तब उनमें कोलिजन होगा, और जैसे एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वेपर स्टार्ट्स टू इंक्रीज, देन कोलिजन बिटवीन देम स्टार्ट्स, जिसके वजह से एनर्जी का लॉस होता है और वापस लिक्विड फॉर्म में चेंज होने लगते हैं, जिसके वजह से कंडेंसेशन होता है। तो कंडेंसेशन टाइम के साथ धीमे धीमे बढ़ता है, एक पॉइंट पे वो इवेपोरेशन के बराबर आ जाता है। समझ आया। तो वो जो पॉइंट है जहां पे रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ, मान लो ये जो भी टाइम है, तो ये टाइम जिसपे रेट ऑफ इवेपोरेशन हमारा किसके बराबर हो गया है, रेट ऑफ कंडेंसेशन के। समझ आया, रेट ऑफ कंडेंसेशन के। इसी टाइम पे जो भी वेपर्स के मॉलिक्यूल है जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द लिक्विड सरफेस एंड द वॉल्स ऑफ कंटेनर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। आई होप समझ आया होगा। तो यही होता है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, मतलब जब हमारा लिक्विड और वेपर जो है दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, तो उस टाइम पे जो प्रेशर एक्सर्ट होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई। अब
एक चीज समझो। अच्छा, एक बार इक्विलिब्रियम अटेन हो गया ना, उसके बाद आप ये देखोगे कि मॉलिक्यूल्स वेपर्स में और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कांस्टेंट हो जाएंगे। समझ आया? मतलब जितना इवेपोरेशन होगा उतना ही कंडेंसेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वेपर फेज में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। समझ आया? तो ये टॉपिक क्लियर है। अब हम समझेंगे कुछ फैक्टर्स जो वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं, ठीक, जिन पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, ये कह सकते हैं हम। सबसे पहला फैक्टर है हमारा कौन सा? टेम्परेचर। ठीक है, अब खुद समझो, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर में जाएंगे। वेपर्स जितना ज़्यादा वो बनाएंगे वो उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ? एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज वेपर प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा। समझ आया? सेकेंड फैक्टर होता है इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है? या फिर इसी को तुम नेचर ऑफ लिक्विड भी कह सकते हो। ठीक है, क्या कह सकते हो? नेचर ऑफ लिक्विड। अब ये कैसे तो समझो इधर। जैसे कि अगर मैं बोलूं, क्वेश्चन पूछूं कि एक है वाटर, ठीक है, और एक में हमने ले लिया बेंजीन, इसमें हमने क्या ले लिया है? बेंजीन। अब बताओ कि किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? ठीक, ये क्वेश्चन मैंने किया, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो क्या बताओगे? बताओ। देखो, वाटर में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, और जो हमारा बेंजीन है उसमें कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? उसमें होता है वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवॉल। ठीक, तो अब खुद दिमाग लगाओ, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? स्ट्रॉन्गर होता है। अब अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर है तो मॉलिक्यूल्स आपस में इतनी जुगलबंदी करते हैं, आपस में इतना प्यार से रहते हैं कि वो वेपर्स बनाना ही नहीं चाहेंगे। समझ आया? तो इस तरीके से वेपर प्रेशर नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करता है, या फिर हम इसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से भी रिलेट कर सकते हैं। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर बनाने की टेंडेंसी उतनी कम होगी। समझ आया? तो आई होप ये सेकेंड पॉइंट समझ आ गया। थर्ड एक पॉइंट में ये बताना चाहती हूँ कि जो वेपर प्रेशर होता है ना, वो कुछ फैक्टर्स है जिन पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। वन इज मतलब कि आपने क्वांटिटी ऑफ लिक्विड कितना लिया है। ठीक है, नेचर वेपर प्रेशर ना, जैसे कि कुछ फैक्टर्स है उस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि आपका शेप ऑफ कंटेनर क्या है, आपने कटोरी लिया है, मटका लिया है, सुराही लिया है, क्या लिया है, इस चीज पे वेपर प्रेशर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आप चाहे इतनी छोटी सी एक कटोरी ले लो, एक सुराही ले लो, या फिर एक इतना बड़ा कंटेनर ले लिया, लिक्विड तीनों में सेम है मान लो, और पूछेंगे किसमें वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो तीनों का वेपर प्रेशर क्या बोलोगे? तीनों का वेपर प्रेशर क्या है? सेम है। को वेपर प्रेशर शेप कैसा भी हो कांस्टेंट रहता है अगर आपने नेचर ऑफ लिक्विड सेम लिया है तो। समझ आया? अब हम समझेंगे कौन सा टॉपिक? राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ। ठीक है, अब राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है ना, ये चीज मैं समझाती हूँ। उससे पहले मैं एक सिनेरियो जो एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। ठीक है, मान लो कि हम क्या करते हैं, ये हमने एक कंटेनर लिया और ये हमने एक दूसरा कंटेनर लिया। ठीक, इसमें हमने क्या किया है? लिक्विड ए ले रखा है, इसमें हमने एक लिक्विड भरा है, ये लिक्विड ए है, और ये मान लो ये हमारा क्या है? लिक्विड बी। ठीक, अब समझो इस चीज को, यहाँ पे ये प्योर लिक्विड्स है, मतलब अभी इसमें किसी तरह का कोई हमने अलग दूसरा चीज नहीं मिला है, तो ये अभी क्या है? प्योर लिक्विड ए, प्योर लिक्विड बी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे समझो इस चीज को कि मान लो ए को मैं चलो ब्लू से रिप्रेजेंट करती हूँ। ठीक है, तो ए के कुछ ना कुछ वेपर्स, कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, वेपर मॉलिक्यूल्स, और वो भी कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे ना लिक्विड के सरफेस पे। तो उस टाइम अभी जब लिक्विड प्योर है, उसमें और कोई अलग चीज नहीं मिली है, तो इस टाइम पे जो प्रेशर होगा ना, मान लो मैं इसे क्या बोलती हूँ? पी नॉट ए। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। पी नॉट ए को हम लोग क्या बोलेंगे? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। ठीक,
ऐसे ही लिक्विड बी है तो लिक्विड बी के भी मॉलिक्यूल्स होंगे जो वेपर्स में प्रेजेंट होंगे, और वो मॉलिक्यूल्स जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे भी अभी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर है, और इसे हम लोग क्या बोल देंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। ठीक, अब एक चीज समझो, यहाँ पे मान लो कि इसका मोल फ्रैक्शन कितना है XA और इसका मोल फ्रैक्शन कितना है XB। ठीक, अब होता क्या है कि अब मैंने इन दोनों लिक्विड को, और ये दोनों लिक्विड्स जो है लिक्विड A लिक्विड B, ये दोनों का ही नेचर कैसा है, वॉलेटाइल। ये दोनों का नेचर कैसा है, वॉलेटाइल, मतलब दोनों लिक्विड्स की टेंडेंसी है कि वो वेपर्स बना सकते हैं। लिक्विड B भी कैसा है, वॉलेटाइल। अभी मैं एक चीज समझाना चाह रही हूँ। अब हमने क्या किया, इन दोनों को लिया, मतलब मान लो हमारा जो लिक्विड बी है वो सल्यूट है और लिक्विड ए जो है वो हमारा मान लो सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इनको क्या किया, इनको लेके मिला दिया आपस में, तो अब सल्यूट सॉल्वेंट मिलके क्या बन जाएंगे, सोल्यूशन ना। तो मानो कि हमने ये एक तीसरा कंटेनर लिया और इसमें हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया है। ठीक, तो होगा क्या कि अब यहाँ पे क्या है, सल्यूशन, ये क्या बन गया हमारा सल्यूशन, और सल्यूशन में क्या हो रखा है, दोनों के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे ना सरफेस पे। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने मिलाया दो चीजें बट सरफेस पे किसी एक ही के मॉलिक्यूल्स स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। दोनों का नेचर है वेपर वॉलेटाइल, तो दोनों के मॉलिक्यूल्स सरफेस पे प्रेजेंट होंगे। और अब जब वेपर्स बनेगा तो वेपर में भी तो दोनों के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, वेपर में भी तो दोनों के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो अब सॉल्यूशन में आने के बाद जो ये वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं दोनों लिक्विड्स अपना अपना, इसे हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, PA से रिप्रेजेंट करेंगे, प्योर वाले को P0A से रिप्रेजेंट करेंगे, और सॉल्यूशन में जाने के बाद जो वेपर प्रेशर दोनों अलग अलग कंपोनेंट्स एक्सर्ट करते हैं उसे हम PA और PB से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आया, ये क्या हो गया, PB। ठीक, अच्छा ठीक, तो अब अगर मैं बोलूं कि सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर किसके, टोटल वेपर प्रेशर किनके वजह से है, तो भाई दोनों के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ना, तो दोनों के वेपर प्रेशर को ऐड करोगे तभी तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकलेगा। तो क्या मैं इसे ये कह सकती हूँ कि PS इज इक्वल टू PA प्लस PB, यही होगा ना। अब एक कुछ चीजें जो मैं यहाँ पे समझाना चाह रही हूँ वो क्या, कि ये जो P0A है, एक बात हमेशा याद रखना कि वो PA से हमेशा बड़ा होता है, और ऐसे ही P0B जो होता है वो हमेशा PB से बड़ा होता है। अब ऐसा रीजन क्यों, जो प्योर वेपर प्रेशर है वो हमेशा बड़ा होता है एज कंपैरिजन टू द वेपर प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड व्हेन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। रीजन क्या है भाई, यहाँ पे तो दोनों के मॉलिक्यूल्स ऑफ वेपर में प्रेजेंट है ना, तो यहाँ पे तो डेफिनेटली नंबर घट गए ना, क्योंकि सरफेस पे नंबर जब उस पर्टिकुलर लिक्विड का घट गया है तो उसकी वेपर बनाने की टेंडेंसी और वेपर में जाके वो मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट है वो भी तो घटेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के कंपैरिजन हमेशा क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये बात तो समझ आ चुकी है। तो अब हमें मेन समझना है कि बताइए मैम कि राउल्स लॉ क्या कहता है। तो राउल्स लॉ ये कहता है, इन अ मिक्सचर ऑफ टू वॉलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कॉम्पोनेंट, राउल्स लॉ क्या कहता है कि इन अ मिक्सचर ऑफ टू वॉलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कॉम्पोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन दैट लिक्विड। समझ आया क्या बोला मैंने, कि एक लिक्विड में मतलब सोल्यूशन बनने के बाद उस लिक्विड में कोई भी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट कितना पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करता है वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर लिक्विड का उस सॉल्यूशन में कितने मोल फ्रैक्शन के कंपोनेंट प्रेजेंट है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी का मॉलिक्यूल ही कम प्रेजेंट होगा तो वो वेपर भी कम बनाएगा, तो वो क्या करेगा, प्रेशर पार्शियल प्रेशर जो है इसके सरफेस पे वो भी तो कम एक्सर्ट करेगा ना। पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ सिंगल गैस। मतलब जब आप अलग अलग गैसेस का
कितना पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, जब आप उसको पढ़ोगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर टर्म ऐड करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग चीजें प्रेजेंट है ना, ए है बी है, ठीक है। तो राउल्स लॉ क्या कहता है कि इन अ मिक्सचर ऑफ तो राउल्स लॉ क्या बोल रहा था, इन अ मिक्सचर ऑफ टू वॉलेटाइल लिक्विड्स पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी component is directly proportional to its mole fraction present in that solution। समझ आया? तो यहाँ पे क्या होगा, जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो क्या लिखोगे, पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए, ये आ जाएगा। समझ आया? तो ये मैंने ए के लिए लिखा, सेम मैं से बी के लिए भी लिख सकती हूँ। तो बी के लिए क्या लिखूंगी, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन दैट सोल्यूशन। जब प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो पी बी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, पी नॉट बी एक्स बी। अब इन दोनों की वैल्यू पुट करो, ये है इक्वेशन 2 मान लो, ये इक्वेशन 1 है, दोनों की वैल्यू p और pb की जगह रखो तो मेरा इक्वेशन क्या आ जाएगा, p नॉट a x a प्लस क्या आ जाएगा, p नॉट b x b। यही है मेन राउल्स लॉ का इक्वेशन, मतलब फॉर्मूला, ठीक है। और जो गैस राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हीं गैसेस को हम क्या बोलते हैं, आइडल गैस। अब राउल्स लॉ के भी केसेस होते हैं, बट आज हमने पर्टिकुलरली सिर्फ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को अच्छे से समझा और उस पर बेस्ड 2 लॉज को अच्छे से समझा है। आई होप तुम सभी लोगों को आज का पढ़ाया हुआ क्लास समझ आया होगा और जो मैंने बात बताई वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करें।